ऑर्डर डिग्री बताने के लिए जैसे यहाँ पर भी बनना आ गई, तो अब यहाँ पर आप काउंट करेंगे कितने आर्बिट्रेशन को, y माइनस ए होल इसका रेडियस कितना कर दिया जाए, तो ये कैसे बन जाता था, नहीं आया तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे दूसरे पॉइंट में। सॉल्यूशन के लिए y है आपका सॉल्यूशन, डिफरेंशियल dt इक्वल टू k टाइम्स t माइनस t हम लिखें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। तो चलो फिर आज क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल, तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे जिसमें कि हम आज रिवाइज करेंगे। पढ़ तो हम चुके हैं, हम सारे कॉन्सेप्ट्स को एक पास रिवाइज करेंगे, फिर सारे क्वेश्चन कल के दिन कर लेंगे, ठीक है, एक साथ। तो आज रिवीजन के लिए क्या क्या है तो मैं बता देता हूँ चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आप ऑर्डर डिग्री निकालना सीख लें। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो तो पता ही होगा आपको, कि ऐसा इक्वेशन जिसमें x हो, y हो और डिफरेंशियल कोफिशिएंट रहता हो, dy बाई dx, है ना। तो ऐसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इसका एक अपना एक ऑर्डर और डिग्री होता है। ऑर्डर कैसे काउंट करते हैं वो सब सिखाया है। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन उसके बाद सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इतना ही है। तो मेथड्स टू फॉर्म एंड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डर डिग्री। तो शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से, शुरुआत से एकदम से। तो आप लिखेंगे या मैं बोलूं? मैं ही बोलूं? मैं ही बोलूं, तुम सुनोगे, बातें तो नहीं करोगे ना? नहीं, वेरी गुड। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जाए तो एनी इक्वेशन, है ना, जिसमें तीन लोग रहे, एनी इक्वेशन है ना, कंटेनिंग कौन से तीन लोग रहे? जल्दी से बोले एक बार, कौन से तीन लोग? बोलते जाओ भाई, रिवीजन का मतलब ये होता है। हाँ, डिपेंडेंट वेरिएबल बोले तो x y है ना, इंडिपेंडेंट, और एक अपना डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोले तो dy बाई dx। इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसको क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो अगर ये तीन लोग भाई किसी भी इक्वेशन में तैयार होके मिल जाए एकदम से, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। और एक और लास्ट बात कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो वो भी ऐड कर लेंगे। एंड नॉट कंटेनिंग सी या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सही है ये बात क्या? तो अगर कोई ऐसी इक्वेशन होगी तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। जैसे आप बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन जानते भी हो, है ना, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम्पल में। तो आगे चलते हैं। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की पहली बात कि इसका अपना एक ऑर्डर होता है, अपना एक डिग्री होता है, सही बात है क्या? तो इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, किससे पहचानते हैं? तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है एक, है ना। हाईएस्ट डेरिवेटिव बोले तो जिस भी इक्वेशन में कोई d2y बाई dx स्क्वायर हो सकता है। डेरिवेटिव बोलने का मतलब देखो, जैसे ये आप dy बाई dx जब भी लिखते थे, इसका मतलब क्या था? फर्स्ट ऑर्डर, बोलो, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं भाई। इसी प्रकार d2y बाई dx स्क्वायर लिखते तो क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। और इसी प्रकार तीन होगा तो तीन, और n होगा तो बोलो डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, कितना बोला जाएगा? nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। बात समझ में आई? तो अब यही बात यहां पर हो जाती है कि भाई किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है। तो लिख लें ये बात, तो यहां पर लिखेंगे, है ना, डिग्री एंड ऑर्डर दोनों एक साथ लिखते हैं, ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यही बोला जाता है। बस एक बात, लेकिन दूसरी बात कि आप रिमूव कर दें फ्रैक्शनल डिग्रीज, रूट हो, स्क्वायर रूट हो, 2/3 डिग्री हो, ऐसी डिग्री रिमूव करने के बाद आपको बोलना है ना, आफ्टर, है ना, बिफोर कमेंटिंग ऑन ऑर्डर डिग्री, ऐसे लिख दूं, ऑर्डर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मेक श्योर all differential coefficients not having any fractional degree
एनी फ्रैक्शनल डिग्री। क्या बात सही है? तुम इनका मतलब समझे क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई कोई फ्रैक्शनल डिग्री ना हो तो आप बताओ, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, और हाईएस्ट डेरिवेटिव का डिग्री हो जाएगा। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव मेरे काम का आदमी है। हाँ, तो हम कर रहे थे कि भाई इसका ऑर्डर और डिग्री बताया जाए। तो ऑर्डर डिग्री बताने के लिए जैसे यहां पर भी 1/3 कर देता हूं मैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शनल डिग्री आपकी 1/3 दिख रही है, तो ये 3 डिग्री नीचे वाली हटनी चाहिए। तो इसके लिए क्यूब कर दें क्यूब कर दें, तो ये हो जाएगा, जैसे ही दोनों तरफ क्यूब करेंगे आप, स्क्वायर बचेगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, dy/dx की डिग्री 1 हो जाएगी। क्यूब करोगे तो डिग्री मल्टीप्लाई होकर 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहां पर हाईएस्ट डेरिवेटिव किसको देख रहे हैं? ये है हाईएस्ट डेरिवेटिव या ये हाईएस्ट डेरिवेटिव भाई, है ना? ये है हाईएस्ट डेरिवेटिव, और हाईएस्ट डेरिवेटिव का डिग्री होता है, और हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, है कि नहीं? तो ऑर्डर कितना जल्दी बोलो और डिग्री कितना जल्दी बोलो देखकर। ऑर्डर टू, डिग्री भी टू। ठीक है। अच्छा, दूसरी 1-2 बातें और मैंने आपको बोली थी, मैं याद दिलाना चाहूंगा पढ़ाते पढ़ाते। मैंने बोला था, जैसे मान लो क्वेश्चन है आपका e⁻ dy/dx लिखा है और इधर कुछ x² लिखा है, तो आप ऑर्डर और डिग्री बताएं। एक क्वेश्चन और था e⁻d2y/dx² लिखा है और इधर dy/dx लिखा है, तब ऑर्डर और डिग्री बताएं। चलिए भाई, तो मैंने आपको बोला था कि अगर, है ना, आपका dy/dx किसी फंक्शन में फंसा रह गया तो वहां पर डिग्री इन्फिनिटी हो जाती थी, अनंत, क्योंकि डिग्री बहुत हो जाएगी फिर, क्योंकि हर फंक्शन अपने x में बहुत दूर तक टूट जाता है। जैसे sin x का एक्सपेंशन हम x में कर सकते हैं, e⁻x का x में एक्सपेंशन, तो अगर e⁻x की जगह जैसे e⁻dy/dx लिखा है, तो अगर आप e⁻dy/dx ओपन करेंगे y डैश, तो ये y का 1 प्लस y डैश का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, है कि नहीं? y डबल डैश y डैश का, रुको, y डैश बाई 1, कोई गड़बड़ हो गया, एक्सपेंशन ऐसे होता है, y डैश बाई 1 फैक्टोरियल प्लस y डैश स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। मतलब y डैश की डिग्री तो बहुत दूर जा रही है, तो डिग्री तो ऐसे अनंत आएगी, इन्फिनिटी तो आंसर होता नहीं। तो आप ट्राई करेंगे कि क्या हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फ्री हो सकता है ऐसे फंक्शन से, तो देखो यहाँ फ्री हो गया, तो ये e इधर आके ln x²। अब आप पा रहे हो कि ये देखो एक ही बचा है कि नहीं? तो इसकी डिग्री कितनी? 1, और ऑर्डर कितना? वो भी 1, सही कि नहीं? बट यहां पर आप देखो, अगर ध्यान से यहां पर देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, d2y/dx² को तो फ्री करने जा रहे हैं, लेकिन ln dy/dx फंस जा रहा है। तो अगर दोनों ही आपके फंक्शन एक तरफ से फंस जा रहे हैं, किसी फंक्शन के इनपुट में आ रहे हैं आपके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो ध्यान याद रख लो, आपका डिग्री उस केस में कितना होगा? इन्फिनिटी। और ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर इसको बड़े वाले को देखकर देखेंगे, कितना ऑर्डर है? 2। आया समझ में? नहीं आया, या आप बोलोगे डिग्री नॉट डिफाइंड। इज इट क्लियर? चलिए, तो ऑर्डर डिग्री पहचान गए। अच्छा, ऑर्डर डिग्री पहचानने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप जानते हो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दूसरे तरीके से देखा जाए इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यही होता है क्या इन पेरेंट इक्वेशन या पेरेंट कर्व? कहानी यह है कि ऑर्डर जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, वो आपका किसी भी पेरेंट कर्व में जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलेगा उतना होता है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है? ऐसे लोग जो ना कांस्टेंट है पूरी तरह, ना, है ना, वेरिएबल है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपका आ गया ax² प्लस bx प्लस c, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0। मैं पूछूं इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो आप क्या गिनोगे? आर्बिट्ररी कांस्टेंट देखो ऐसा कांस्टेंट होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की अगर चर्चा की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, क्योंकि ये एक ऐसा कांस्टेंट है, जैसे मान लो c1, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है c a या c1 c2 e की पावर c2 c3, ऐसा कुछ भी, यानी कि log c, ये सब sin c और cos c। आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट है जो अपने अंदर कुछ भी फंक्शन बना सकता है, हालांकि इसके पास वेरिएबल कोई नहीं है, बट ये कोई भी रूप धारण कर सकता है आपकी मर्जी अनुसार, जो आप देखना चाहो इसको, ठीक है। और गिना एक ही जाता है। अगर मान लो कल को 2-4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, ये मिल गए, a b c मिल गए, तो ये गिने एक ही जाएंगे। इसको मैं c1 लिख लूंगा, नहीं आया, एक ही गिना जाएगा। तो आपको ये गिनते वक्त यही ध्यान देना है कि कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम कैसे काउंट करें। तो अगर आप चाहोगे तो मिनिमम आर्बिट्ररी कांस्टेंट सोचिए, कोई कोशिश करोगे तो c से डिवाइड कर देंगे, तो a/c x² प्लस b/c x प्लस 1,
इज इक्वल टू 0। ये तो पूरा पूरा कांस्टेंट हो गया। ए बाई सी को तुम नाम दे दो, कुछ दे दो अपने हिसाब से, ए दे दें कैपिटल, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस 1। तो अब फाइनली ये यहां से यहां आ गई। तो अब यहां पर आप काउंट करेंगे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, जल्दी बोले। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, बोलिए ना, कितने दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं ना। तो इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर भी 2 हो गया। बोलो नहीं आया। यानी कि कल को अगर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अब हम करें तो हम ये पाएंगे कि क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन करना चाहिए। तो अब आगे चलें। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हेडिंग दे दें। तो अब तीसरी बात सीख रहे हैं, हमने ऑर्डर डिग्री जान लिया, हमने आर्बिट्री कांस्टेंट जान लिए। अब हम देख रहे हैं फॉर्मेशन कैसे होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, सही है कि नहीं। तो फॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का इससे होता है कि सबसे पहले आप काउंट कर लें कितने इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, गिन लेंगे। जैसे अभी पीछे गिना 2। जैसे ही आपको पता चल जाए कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं तो उतनी बार ही आपको क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करने की अनुमति है उतनी बार, सही है ना। तो पहला कर लेते हैं काउंट नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, सही है कि नहीं। ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑर्डर का क्या मतलब होता है ना, कि इसका मतलब वी कैन डिफरेंशिएट पेरेंट कर्व as many times as its order। जितना इसका ऑर्डर होता है उतनी बार ही आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं भाई, ये बोल रहे हैं। इसके अलावा आगे आप नहीं कर सकते, वरना क्या होगा अगर इससे ज्यादा कर दिया तो भी मैंने आपको बताया था कि पेरेंट कर्व अपनी ओरिजिनलिटी खत्म कर देगा, वो बदल जाएगा फिर, ठीक है, बदल जाएगा। तो दूसरा और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात फॉर्मेशन के लिए, रिमूव है ना आर्बिट्री कांस्टेंट। आपका आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। आर्बिट्री कांस्टेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन विद हेल्प ऑफ प्रीवियस इक्वेशन। तो जितनी भी आप प्रीवियस इक्वेशन बनाएंगे उनकी मदद से आपको आर्बिट्री कांस्टेंट हटाना होता है, हेल्प ऑफ प्रीवियस इक्वेशंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन सवाल आपसे पूछूं, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, ठीक है, जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रही हो, बनाएं। देखो यहां से आ रहा है, एक क्वेश्चन लिया है, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन विच टचेज एक्स एक्सिस एट 0 0, ठीक है। ये सवाल है कि 0 0 पर। तो आप सबसे पहले, आजकल आप कॉनिक सेक्शन भी पढ़ रहे हैं, सर्कल पढ़ रहे हैं, तो आप एक सर्कल बना लेंगे। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ये लो, ऐसा बन गया। ओरिजिन पे टच कर रहा है तो ये रहा, ठीक है। तो आप मान लें 0 0 और इसके कोऑर्डिनेट कुछ ले लें आप, 0, a, बोलो सेंटर हो जाएगा। ए रेडियस है अपनी, नहीं आया तो आप ये पहले इसका इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, सेंट्रल फॉर्म आता है सबको, y माइनस ए होल स्क्वायर, रेडियस कितना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आपकी इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। अब मैं आपसे यही पूछूंगा कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, बताओ कितना है। संस्कार कितना है आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दिख रहा है इसको, देखो ये सो रहा है, एक है ना, यस एक है, ये रहता है आर्बिट्री कांस्टेंट। ए एक्स और वाई छोड़कर जो भी ए बी सी डी ई कुछ भी दिखे सब आर्बिट्री कांस्टेंट है। नहीं आया, यस। तो एक बार डिफरेंशिएट करने की हमें परमिशन है, तो एक बार कर दें। तो 2x प्लस 2y, y के साथ dy बाई dx बोले तो y डैश लिख लूं, 2y y डैश माइनस 2a y डैश इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन मैंने बोला प्रीवियस इक्वेशन की मदद से आपको आर्बिट्री कांस्टेंट हटाना पड़ेगा। तो पिछली इक्वेशन को आप 1 दे दें डिफरेंशिएशन से पहले, और डिफरेंशिएशन के बाद उसको एक नई इक्वेशन दे दें। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से आप ये सोचें कि मैं a को कैसे गायब करूं, है ना, इसमें से। तो a को गायब करना है अगर, तो यहां से आते हैं, a की वैल्यू देखो मैं लिखा देता हूं। तो 2ay इज इक्वल टू क्या, मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं लिख सकता। तो a की वैल्यू क्या, मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2a नहीं लिख सकता, 2 लिख सकता हूं, रख दूं यहां पर। तो हो गया 2 कॉमन लेके 0 कर दूं, 2 कॉमन लेके 0 हो गया। तो ये हो गया x प्लस वाई इंटू वाई डैश माइनस 2 कॉमन लेके 0 गया है, a की जगह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो फाइनली ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। आप थोड़ा सिंप्लीफाई इसको कर लेंगे। इज इट क्लियर। चलिए तो आप कहां तक पहुंच के बातें कर लेते हैं। ऑर्डर डिग्री पढ़ते हुए हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तक आ गए हैं।
तो जब आप फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत सारे सवाल बनते हैं इस पर, छोटे छोटे, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कौन से हैं? मेथड्स टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर बिल्कुल एक हेडिंग लिख देते हैं छोटी सी। क्या हेडिंग लिख दें? हमारे दिमाग में आ रहा है सवाल कि हाउ टू सॉल्व, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे किसको? डिफरेंशियल इक्वेशन को। डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बात सही है? आइए, तो कौन कौन से मेथड आपको याद हैं? कोई मेथड याद है तो आप बताइए, बोलिए, कोई मेथड आपको याद है? यस, संस्कार। डिफरेंशियल इक्वेशन की स्पेलिंग गलत, इसको नीचे डालो, ऊपर डालो। चलो किसको? हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, छोटा सा लिख देते हैं, DE। अब सही? ओके, चलो भाई राजवर्धन तुम ही बता दो कौन कौन से मेथड है, बस नाम तो ही तो लेने हैं, नाम ले लो कौन कौन से मेथड है। चलो अच्छा मैं लिखता हूं, नाम बोलते जाओ। पहला तुम बोलो क्या है, जल्दी बताओ। पहला मेथड जो पहला पढ़ाया था, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड। उसके बाद कौन सा मेथड है? रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, इसको VS मेथड बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल को शॉर्ट में VS लिख लो। तीसरा होमोजीनियस पढ़ा क्या? तीसरा होमोजीनियस हमने पढ़ा, है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी हमने, HDE, याद आया होगा। अगला चौथा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस नहीं था? रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस भी था। तो सेम इसी प्रकार कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको हम रिड्यूस करेंगे, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको शॉर्ट में लोग प्यार से LDE बोलते हैं कि नहीं? अच्छा, फिर इसके बाद छठा, आप रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ा था ना, तो रिड्यूसिबल टू LDE, और इसके अंदर आपने पढ़ा था एक मेथड बर्नौलीज, याद आया क्या? हाँ, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, बड्डी, ठीक है, BDE आया। इज इट क्लियर? तो पहला शुरू किया था मेथड, शुरुआत से शुरू करें। पहला, तो पहले मेथड के बारे में क्या विचार कर रहे हैं आपका? क्या किया जाता है इसके नाम में? इसका मतलब छुपा है, वेरिएबल सेपरेबल, मतलब एक तरफ x वाले लोग एक तरफ y वाले लोग अगर आप सेपरेट कर लेते हैं देन आप इंटीग्रेट कर दें, तो यहाँ पर लिख देते हैं VS मेथड, ठीक है। तो VS मेथड पर हम बात करते हैं, तो हम कुछ करते नहीं ज्यादा, हम करते हैं सेपरेट, क्या? सेपरेट, है ना, वेरिएबल्स ऑन ईदर साइड ऑफ इक्वलिटी। कहने वाली बात है fx dx एक तरफ आ जाए और fy dy या बोलो तो gy dy एक तरफ आ जाए, इनका कुछ फोटो इस प्रकार से बनना चाहिए, ये कहना ये चाह रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि सारे x वाले dx के साथ इधर, सारे y वाले dy के साथ इधर, और देन आप इंटीग्रेट कर दें, सॉल्व कर लो, बस यही मेथड है। बोलो एक छोटा सा सवाल पूछ लें, क्या पूछ लें? चलो एक सवाल छोटा सा पूछ लेते हैं, आप बताएंगे। क्वेश्चन है कि dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और कुछ नहीं, और कह रहे हैं सॉल्व। क्या आप सॉल्व कर लेंगे? चलिए कैसे? तो वेरिएबल सेपरेट करें। हाँ आर्यन बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन, पार्थ। तो dx, तो dy इधर ले लें, y वाले इधर लिख लूं मैं, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इधर लिख लूं, इंटीग्रेट कर दूं, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन बोलो, y प्लस वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। आया कि नहीं आया? हो गया। और सवाल पूछने हैं क्या? अच्छा और सवाल पूछते हैं, dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब उल्टा कर दिया, अब सॉल्व कर लोगे। अब क्या बनेगा? सबको दिख रहा है tan इनवर्स dy इधर
तो dy के नीचे कौन, dx के नीचे कौन, अच्छा dx और dy हमेशा ऊपर रहते हैं ना, तो ये tan इनवर्स y, ये tan इनवर्स x। और एक और बात कही थी कि अगर दोनों फंक्शन एक जैसे आए तो c भी कहेगा मैं भी तो ऐसे ही लिखो, मुझे भी ऐसे चाहिए, कहेगी नहीं, तो उसको भी tan इनवर्स c लिखेंगे। क्या आपको बात समझ में आई, नहीं आई, आई, वेरी गुड। तो फॉर्मेशन के लिए वेरिएबल सेपरेबल क्लियर, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल चलते हैं। तो बात करेंगे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल क्या है, सेकंड मेथड बात करें तो तुम्हें याद है या भूल गए? रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में क्या कहानी है कि आपका dy बाई डी जो होगा वो बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन से बंधा होगा, समझ में आया? ऐसा बात सही है, मतलब ये है आप अब डायरेक्टली, यानी कि ये बात है कि आपके x एंड y आर इन लीनियर रिलेशन, ये हमेशा लीनियर रिलेशन में दिखाई देंगे आपको। नहीं आया? लीनियर रिलेशन में बंधे होने के कारण ये अब अलग नहीं हो पाएंगे। नहीं आया? जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन लिख के दिखाऊं आपको कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस 1, और मैं बोलूं सॉल्व करो, तो अब आपका पुराना मेथड फेल, x और y अलग हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, लेकिन अब एक रास्ता है हमारे पास। तो इसका मतलब एक चीज यहां दिखाई दे रही है कि ये देखो लीनियर रिलेशन है ना एक्स वाई में, तो उन्होंने कहा अगर लीनियर रिलेशन है तो इस जो लीनियर रिलेशन है इसी को हमें क्या करना चाहिए, अरे टी मान लेना चाहिए, पुट टी, है ना। आपको इसे अगर सॉल्व करना है तो यही रिड्यूसिबल मेथड करते हैं, पुट एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू टी, देन आप क्या करेंगे, a इंटू डिफ्रेंसिएशन करेंगे प्लस b, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू c का 0 तो dt बाई डी एक्स। तो फाइनली यहां से सिंप्लीफाई है ना, पुट एंड सिंप्लीफाई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। नाउ यूज वीएस मेथड, नाउ वीएस मेथड कैन बी अप्लाइड, बातें नहीं, अब यूज कर सकते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में देखें तो ताकि हम अलग अलग तो कर नहीं पा रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 1 को अगर मैं t मान लूं तो यहां हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, देखते रहे सब लोग, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये कह रहे हैं कि इन सब का इस्तेमाल करके आप सब कुछ रिप्लेस कर दें, तो डी वाई बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, इससे। तो इतना सब रिप्लेस कर दें हम इक्वेशन में, क्या जल्दी बोलो, आर्यन कर दिया जाए, कर दिया जाए। तो ये कैसी इक्वेशन बनेगी देख लेते हैं। तो डी टी बाई डी एक्स -1 आ गया डी वाई बाई डी एक्स की जगह, ये क्या हो गया साइन टी, साइन टी। अब उधर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन टी। क्या आप इंडिकेट कर पाएंगे, वेरिएबल सेपरेट कर पाएंगे? अब तो आगे देखें, अगली स्क्रीन पे चले, तो डी टी के नीचे कौन आ जाएगा, 1 प्लस साइन टी, और उधर कौन, डी एक्स। क्या आप कर पाएंगे? अब आगे कैसे करेंगे बताएं तो, जरा बताएं इंडिकेशन कैसे करेंगे। 1 प्लस साइन टी है नीचे, इसलिए बोल रहा हूं। अब इंडेफिनाइट इंडिकेशन आ रहा है टेस्ट में और तुम्हें आता नहीं है, इंडेफिनाइट इंडिकेशन का ही पार्ट है। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था इनके tan के फॉर्मूले खुलते हैं, जब भी लीनियर डिग्री में साइन कॉस नीचे आए तो इनके tan के फॉर्मूले खुलते हैं। तो 1 प्लस tan का फॉर्मूला इसको लोगे तो 2 tan t बाई 2 अपॉन 1 प्लस या 1 माइनस, ऐसे ना ये हो जाएगा। अच्छा इधर तो x प्लस सी लिख दूं, अच्छा एलसीएम लेकर ये ऊपर, तो ऊपर हो गया sec स्क्वायर t बाई 2, तुम समझ रहे होगे, नीचे हो गया tan स्क्वायर t बाई 2 प्लस 2 tan t बाई 2, क्या सही है, और प्लस 1 हुआ कि नहीं हुआ, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। नीचे नीचे कोई परफेक्ट स्क्वायर है, देखो ना, tan t बाई 2 का होल स्क्वायर नहीं आया, tan t बाई 2 प्लस का, हाँ प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर sec स्क्वायर t बाई 2। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना चाहिए, बोलो, आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। क्या करें हम, tan t बाई 2 प्लस 1 को t मान लें, यस, या k मान लेते हैं। तो नाउ tan t बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू k, तो इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर t बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू डी टी इज इक्वल टू डी के, यस और नो। तो यानी कि देखो 2dk हो जाएगा क्या, sec स्क्वायर t बाई 2 dt की जगह 2dk, तो इंडिकेशन क्या बदल गया, 2dk, नीचे बोलो k स्क्वायर, अरे बोलते नहीं हो यार तुम लोग,
मैं ही पढ़ता हूं, मैं ही पढ़ा लेता हूं, बस हो जाता है काम, है क्या? अच्छा, अब ये फॉर्मूला किसका, 1/k² का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? -1/k, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², तो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, दैट इज -1/x हो जाएगा, तो -2/k भी लूं x + c। तो फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हैं -2/k, k कौन था, k आप रख दो, k ये था, वापस सब रख देंगे k, फिर t, फिर उसकी जगह पूरा फाइनली x और y तक आपको छोड़ देना है, तो आपका ये काम हो जाएगा। तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में थोड़ा सा आपका 1-2 स्टेप बढ़ रहा है। इसके बाद कौन सा मेथड पढ़े हम, जल्दी से बता दीजिए कौन सा मेथड है? रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल के बाद होमोजीनियस, यस। तो होमोजीनियस बाद आते हैं, हम लिखते हैं HDE। क्या लिखें? HDE। बोले तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या सही बात है क्या? अच्छा, क्या करते थे, कुछ याद है इसमें? जल्दी बताओ फिर। डिग्री सेम है ना, टर्म्स की डिग्री सेम, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो होमोजीनियस वर्ड से आप समझ रहे हैं कि होमोजीनियस का मतलब होता है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हर टर्म का मतलब dy/ds को एक तरफ लाने के बाद हर टर्म का डिग्री का जोड़ बराबर रहे। नहीं आया? जैसे आप ऐसे समझो, 2-3 आजकल तुम पढ़ भी रहे हो, देखो जैसे मैं x² + bx + c लिख रहा हूं, x² प्लस कौन सी इक्वेशन है वो अपनी होमोजेनियस वाली, बोलो 2hxy + by²। क्या इसके हर टर्म की डिग्री 2 है? तो इट इज ए होमोजीनियस। नहीं आया? कैसी है ये? होमोजीनियस है। बट आप ये देखिए कि दूसरी अगर मैं बोलूं कि x² दूसरा भी तो था, 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c। क्या ये होमोजेनियस है आज? नहीं, क्योंकि हर टर्म इसके अलग अलग डिग्री लेके आ रहे हैं, किसी के पास तो डिग्री है ही नहीं, किसी के पास है ना, तो इट इज हेट्रोजीनियस। तो हम होमोजेनियस का मतलब समझ गए, हेट्रोजीनियस लिख लेना। हम होमोजेनियस का मतलब समझ गए, इसका मतलब इसकी फोटो जो होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, f(x, y) होगा, यानी कि xy का होगा, और नीचे भी gxy होगा, और यहां पर दावा ये करना पड़ेगा, है ना, कि ये जो है n डिग्री या n ऑर्डर बोल सकते हैं, n डिग्री होमोजेनियस। नहीं आया? और दोनों को सेम डिग्री का होना पड़ेगा। नहीं आया? ये भी n डिग्री होमोजेनियस होना चाहिए। नहीं समझ में आया? होमोजेनियस इस प्रकार से, ये 2 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है। नहीं आया? तो अब आप क्या करोगे, ऐसा जब भी बनेगा तो x कॉमन लेते थे और y के लेते थे? जल्दी बताओ। x कॉमन लेते थे तो कट जाता था, तो यहां पर फाइनली y/x जैसा दिखता है, बोलो। और फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आते ही यहां से हम कुछ काम करते थे, बोलो जल्दी से। y/x को z मान लेते थे, बोले तो y को xz, बोलो। फिर यहां पर डिफरेंशिएट करते थे इसको, तो क्या आता था, dy/dx को रिप्लेस किससे करते थे? जल्दी बताओ। z + x dz/, ये थोड़े बहुत रिप्लेसमेंट कर देते तो हमारा सवाल बन जाता था। नहीं आया? देन फिर से vs मेथड ये लगता था, यूज vs। इसके बाद आप vs मेथड लगा देंगे। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन हम जैसा कि बोल रहे हैं एक ही साथ कर सकते हैं बाद में, अभी क्वेश्चन मैंने नहीं लगाए हैं। तो आपको होमोजेनियस क्लियर करना क्या है, आपको पूरा मेथड समझना चाहिए। इज इट क्लियर? बस इतना सा ही होमोजेनियस। इसके बाद रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, ठीक है, उसमें भी हम क्या करते हैं, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस में क्या करते थे, होमोजेनियस नहीं है बनाते। चलिए लीनियर पर आ जाए फिर। तो होमोजेनियस से सवाल ज्यादा पूछे नहीं जाते, ठीक है, लीनियर पर चले, लीनियर पर चलते हैं, फिर देखते हैं सवाल है क्या हमारे पास। तो द नेक्स्ट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या ये बात सही है? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, आप पहले तो ये बताएं, बोलिए भाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फोटो आपको याद रखना है। देखो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें फोटो याद रखना है, सही, ठीक है ना, सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो फोटो लिखो, पहला फोटो बताओ आप, dy/dx + py = q। नहीं आया? अब यहां पर जानना जरूरी ये है कि देखो ये जो होता है वही ये होता है, ऐसे बताया था। नहीं आया? और मैंने बताया था ये वाला आदमी और ये वाला आदमी दोनों या तो कांस्टेंट हो, बोलो, या x के फंक्शन सेम बोलते हैं, देखो
फंक्शन ऑफ एक्स, नहीं आया। ये कांस्टेंट या एक्स पे फंक्शन हो, ऐसा अगर मिल गया तो हम दो बातें लिखेंगे किसी भी सवाल में। ए बात कौन सी, इफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे लिखा जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन पी dx, नीचे वाला वेरिएबल ये बताता है किसके विद रिस्पेक्ट टू सब काम होने वाला है, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल वाला वेरिएबल है ये, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब अगर इफ लिख लेंगे तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे दूसरे पॉइंट में, सॉल्यूशन के लिए y है आपका सॉल्यूशन, तो y इंटू इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इफ और dx वेरिएबल, क्या आप ऐसे लिख पाएंगे। लेकिन जेई के कई सारे सवाल हमने देखे, उसमें हमने पाया कि उसमें बात उल्टी करनी पड़ती है, लेकिन वो पहचानते कब है, जब डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाए। डिनोमिनेटर अगर आपका हैवी है, बल्कि है, तो आपको इक्वेशन को पलटना पड़ेगा। पलटना मतलब इन द सेंस, सेकंड पॉइंट, dx बाई dy खेलेंगे अब, सही है। अब dx बाई dy खोल ले तो p के साथ अब यहां कौन होगा, x, जैसा कि मैंने बोला सेम होना चाहिए, यस और नो, यस, इज इक्वल टू q आज भी। तो अब p और q कौन हो जाएंगे, किसके आदमी है, कांस्टेंट या फिर किसके आदमी है, या फंक्शन ऑफ y, sin y, tan y, cot y सब चलेगा। इज इट क्लियर। तो अब अगर है फिर से ऐसा अगर मिल गया तो फिर से हम दो काम करेंगे, पहला इफ लिखेंगे, इफ कैसे लिखा जाता है, इंटीग्रेशन p dy लिखा जाएगा, नहीं आया। दूसरा बी पार्ट कैसे लिखेंगे, y इंटू y लिखेंगे या x लिखेंगे, आज x लिखेंगे, तो x इंटू इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इफ और dx या dy, वेरी गुड। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। तो दो ही काम करने होते हैं। अब इस प्रकार से वेरिएबल आपका कुछ भी बदले, आप समझ गए चीज है, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको फोटो याद रखना है, इफ कैसे लिखते हैं, देन आपको छोटा मोटा इंटीग्रेशन करने हैं, और आप बस इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के थोड़े बहुत फॉर्मूले याद रखिए। आगे चलें। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी, बर्नौलीज। तो चलें बर्नौलीज की तरफ। चलिए तो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन चलते हैं। नाम लिख लें इसका, बड़ा डिफिकल्ट नाम है यार इसका, तो स्पेलिंग बताओ तुम लोग। बर्नौलीज, क्या मैंने सही लिखी, पता नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन, बस सही है। तो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या स्पेलिंग सही है, एक बार देखें। नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लोगों को पता है, हमें नहीं आती इंग्लिश, है कि नहीं। चलिए काम ले, बताओ फिर बर्नौलीज में क्या होता था। कांस्टेंट, दो दो वाई होते थे इसमें, लीनियर जैसे ही दिखता था लेकिन दो दो वाई। आओ फोटो समझाते हैं पहले। देखो फोटो कुछ इस प्रकार इसका होता था, dy बाई डी एक्स दोनों बता देंगे, प्लस p, यहां y होगा, लेकिन यहां q के साथ भी y बैठा रहेगा, नहीं आया, नहीं आया। देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू q सिर्फ होता तो लीनियर था, लेकिन यहां पर भी इसके साथ भी y है, जबकि हमें यहां पर कैसा आदमी चाहिए, सिर्फ x का आदमी चाहिए या फिर कांस्टेंट चाहिए, बट यहां पर ये आ गया। तो अब क्या किया जाए, इसके लिए कुछ तरीका है। क्या करते हैं हम, इसको हम डिवाइड ही कर देते हैं पूरा, हटाने, हम ये बोलते हैं तुम हटो यहां से। तो आपको क्या करना पड़े, पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय y की पावर n कर देना चाहिए, कर दें। तो राइट लेफ्ट डिवाइड बाय y की पावर n किया, तो y की पावर n dy बाई डी एक्स प्लस पी 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1 बचेगा, ये कट जाएगा ना, इज इक्वल टू q। क्या ऐसा दिखेगा। फिर जब भी ऐसा आप बना लोगे, देन आप इसके p के साथ जो भी ये है इसको क्या करोगे कि तुम t बन जाओ, नहीं आया, t या कुछ सब्स्टिट्यूट कर लोगे। क्लियर है, ये स्टेप्स हैं बाकायदा। तो आपको पुट कर लेना है, यहां से पुट करने के उपरांत आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे। तो बोले तो dt बाई डी एक्स, भाई y x का फंक्शन है ना, तो x के रिस्पेक्ट में होगा। अब ये एक तरीके से आपका y की पावर माइनस n प्लस 1 दिखाना चाहिए आपको ऊपर, इसका डेरिवेटिव करेंगे भाई। डेरिवेटिव का मतलब होता है डिग्री आगे, तो 1 माइनस n आ गया आगे, एक डिग्री इसकी कम होगी ना, तो -1। तो बेसिकली y की पावर माइनस n बचेगा इंटू dy बाय dx। क्या आपको समझ में आया। तो कहानी ये हो गई। आप इसको ऐसे देखें तो ये जो चीज लिखी है 1 अपॉन y की पावर n हो जाएगा। अब इसको ऐसे समझें कि ये चीज क्या हो जाएगी, 1 अपॉन y की पावर n इंटू dy बाई dx की जगह आपको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, 1 अपॉन 1 माइनस n इंटू dt बाई dx। तो ये फाइल, ये आप रिप्लेसमेंट यहां पर कर देंगे, रिप्लेस, नाउ रिप्लेस। तो आपकी एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, जो कि आपकी अब कौन सी होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी। वो लीनियर फॉर्म में पहुंच गई अब, या क्योंकि वहां पर अब y नहीं है, बस हमने ये सब काम क्यों किया, इसको हटाने के लिए। तो ये एक नया फॉर्म है जिसको हम बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन पुकारते हैं। समझ में आया क्या आपको।
चलिए तो अब आपका क्या दिख रहा है 1/y की पावर n डिवाइड बाई dx। तो यहां पर आप रिप्लेस कर दें तो इसकी जगह कौन आएगा 1/1 माइनस n इंटू dt बाई dx है ना, प्लस p, इसको तो t पुकारा है, इसको t पुकारा था हमने, और इंटू q। आप चाहो तो 1 माइनस n को हटा सकते हो। नाउ इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? नहीं लीनियर डिफरेंशियल, यस, p और q x के फंक्शन है अपना। तो आप ये सब काम करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक जा सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, हो सकता है यहां पर फंक्शन ऑफ y भी मिल जाए, यहां पर भी फंक्शन ऑफ y मिल जाए, तो भी आप यहां जो होगा उससे डिवाइड करोगे, नहीं आया तो ये प्रोसेस आपका इसलिए चलता है। इज इट क्लियर? ये कहानी यहां तक क्लियर है? तो सारे मेथड्स हो गए। और बोलो एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए आपको उल्टा याद रखना होता है, ठीक है? कुछ सिंपल सिंपल थे वो लिखने पड़ेंगे क्या? बोलो लिखवा दूं या आते हैं? देख लेना एक बार, वो तो याद ही करने हैं आपको, उल्टा प्रैक्टिस करने की बात है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक मेथड होता है जिसमें आप उल्टा बस चीजों को यूज करते हो, बस दैट इज, आप ऐसे बोल सकते हो कि डिफरेंशियल का उल्टा कर रहे हैं हम। अच्छा एक और चीज बता रहा हूं टिप आपको, कि कई बार अगर आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं छूट रही है तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। नहीं आया? हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन में एक मेथड ये जरूर रहता है कि आप ऑप्शन से भी कई सारे सवाल कर सकते हो या आप अंदाजा लगा सकते हो क्या होगा। अच्छा नेक्स्ट आता है कि एप्लीकेशन क्या है, हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कहाँ यूज करते हैं, वो भी चीजें तो हैं, तो वो भी लिख लें क्या? तो पूरा ही पढ़ लेते हैं। तो अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको बताने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ हम जीवन अपने में अपने इसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो बताइए फिर, चलिए देखेंगे कौन बताता है। हाँ भाई सोहम ही बताएगा। चलो सोहम खड़े हो। सोहम, अरे पढ़ाए ना, चलो बोलो बोलो फिर क्या, आवाज नहीं आई। ग्रोथ डिके प्रॉब्लम, पहला ग्रोथ डिके, दूसरा बोलो। पहला हो गया ग्रोथ एंड डिके प्रॉब्लम, दूसरा बोलो टेम्परेचर प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं न्यूटन्स कूलिंग लॉ। याद आया? और बाकी हाफ लाइफ में भी वैसे यूज करते हैं, वैसे बहुत जगह यूज करता है, एंड मैनी प्लेसेस एंड मैनी अदर क्वेश्चंस। तो ग्रोथ और डिके प्रॉब्लम में क्या होता है आपको वैसे ही समझा देते हैं। ग्रोथ और डिके प्रॉब्लम आपके प्रॉब्लम से पॉपुलेशन बेस्ड रिलेटेड है, पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिके होता है यहां पर। तो यहां पर हम ये मानते हैं कि हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन कुछ एनटी होती है एट ए टाइम टी, है ना, एट ए टाइम टी। पॉपुलेशन को अगर हम पीटी डिनोट करें, बातें नहीं कहानी सुन लो बस काम खत्म, पीटी कर ले तो कुछ बोलते हैं यहां पर, कुछ आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा बोलते हैं कि किसी भी समय इसकी पॉपुलेशन ऑब्जर्व की गई तो उस समय जितने लोग रह रहे थे उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाई गई। दैट मीन्स वो कहना चाह रहे थे कि डीपी बाई डी है ना इज प्रोपोर्शनल टू पी टी। आप समझ में आया? तो ऐसा करके हमने कॉल सॉल्व किया था। तो यहां से फाइनली आप अगर सॉल्व करेंगे इसको तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। कहने वाली बात है डीपी टी बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाता है के पी टी। देन आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, डी पी टी के नीचे कौन लगेगा? पी टी, है कि नहीं, इज इक्वल टू के डी टी। फाइनली आप सॉल्व करते थे तो एल एन पी टी आता था, यस और नो, इज इक्वल टू के टी आता था प्लस सी भी आएगा। अच्छा फिर यहां से पी टी आप बोल सकते थे पी टी इज इक्वल टू ए की पावर में चढ़ा दे के टी प्लस सी, यस और नो। फिर आपको कंडीशन देते थे, इनिशियल कंडीशन जरूर कुछ दी होगी, मान लो पी जीरो इज इक्वल टू कुछ भी पी नॉट मान ले। पी जीरो इज पी नॉट का मतलब समझ रहे हैं, है ना, कि इनिशियल कंडीशन, पहली कंडीशन आपको जरूर देंगे सी निकालने के लिए और दूसरी कंडीशन के लिए। तो अगर पी जीरो को पी नॉट बोल रहे हो दैट मीन्स आप पी जीरो रख दें तो ये हो जाएगा पी नॉट इज इक्वल टू पी जीरो रखा है तो ई की पावर जीरो प्लस सी, बोलो तो सी क्या आ जाएगा? एल एन पी नॉट आ जाएगा ना, सी की वैल्यू एल एन पी नॉट। तो बोले तो यहां पर पी नॉट लग जाएगा। तो फाइनली आप पाएंगे कि पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर के टी जैसा आ गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करके तो आप पाएंगे कि एक और कंडीशन वो देंगे तो के मिल जाएगा। ठीक है, वो बोलेंगे इतने सालों बाद डबल हो गई या ट्रिपल हो गई बोलते हैं ना, है ना पॉपुलेशन, तो उसकी मदद से आप ये के भी ढूंढ लेंगे और के ढूंढ लेंगे। फिर किसी भी समय आपसे वो पॉपुलेशन पूछ सकते हैं कि भाई बताओ 50 साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी।
तो 50 साल बाद अगर हमें इक्वेशन मिल गया, मतलब कर्व, पॉपुलेशन के बढ़ने का, ग्रोथ का कर्व हमें मिल गया या डिके का कर्व मिल गया, तो अब किसी भी समय पूछो हमसे, हम उसमें टाइम फिट करेंगे, आंसर लेंगे। नहीं आया है कि नहीं, टाइम लगा देंगे। उल्टा भी हो सकता है इसका सवाल। दूसरा है न्यूटन कूलिंग लॉ। न्यूटन कूलिंग लॉ क्या कहता है, जल्दी बोलो फिर, जल्दी से, पहले समझाओ, पहले न्यूटन कूलिंग लॉ क्या कहता है, हिंदी में समझाओ पहले तो आराम से, मैं पेन रख देता हूँ। यस, कामले समझाएंगे, कामले हंसो मत, शुरू हो जाओ। न्यूटन कूलिंग लॉ, सेकंड इज न्यूटन कूलिंग लॉ। हाँ, न्यूटन ने कूल होने का एक नियम दिया था। बोलिए भाई, कितना अच्छा आदमी न्यूटन थे, तुम लोग उनकी बातें नहीं याद रखते हैं भाई। आधे से ज्यादा मैथ फिजिक्स इन्होंने ही बना के रखा है, क्या यही है? इसीलिए तुम लोग पसंद नहीं करते क्या? बहुत पढ़ना पड़ता है ना सोहम? तुम्हारे हिसाब से न्यूटन कैसे थे, अच्छे थे बुरे थे? अच्छे थे, वेरी गुड। चलिए अच्छा तो न्यूटन ने शायद ये बताया था, देखो ये बताया कि अपने आप भी समझ में आ रहा है। आपने कभी ग्लास को, है ना, गुनगुने पानी को या गर्म पानी के ग्लास को भर के थोड़ी देर रखो, 1 घंटे बाद ठंडा हो जाता है, या फ्रिज से बर्फ निकाल के रख दो, एक पिघल के गर्म पानी बन सकता है। तो वही बात हो गई। इसका मतलब क्या है, हर कोई बॉडी अपने आसपास के टेम्परेचर को अचीव करना चाहता है। नहीं आया, ताकि उससे वो टेम्परेचर डिफरेंस को जीरो करना चाहता है। आप ऐसे समझिए कि बेसिक किसी बॉडी में और किसी बाहर के टेम्परेचर में अगर कोई डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के डिफरेंस को मिटाना चाहता है। ये हर बॉडी की प्रॉपर्टी है, एक नेचर का प्रॉपर्टी समझो। नहीं आया, है ना? गर्म चीज रख दो, अभी थोड़ी देर में ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट बाहर का जितना होगा वो उस टेम्परेचर तक आने की कोशिश करेगा। अगर मान लो बाहर का टेम्परेचर 25 है, अभी बाहर का रोड पे घूम रहे हैं 25 टेम्परेचर है, और एसी में बैठे इधर चल रहा है 10 टेम्परेचर, ठीक है? अब मान लो यहां से कोई चीज उठा के ले गए 10 टेम्परेचर वाली, वहां रखे, तो 25 10 के बीच में 15 का जो डिफरेंस है, तो धीरे धीरे वो बॉडी क्या करेगी, उस टेम्परेचर तक पहुंचने की कोशिश करेगी। यानी कि वो अब हीट होगी या कूल होगी? हीट होगी। कूल पहले थी। तो यहां पर दो बातें इसलिए हो जाती हैं। इन्होंने ये कहा था कि टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन मीडियम एंड बॉडी। नहीं आया। अरे एक टीएम क्या होता है यहां पर? मीडियम का टेम्परेचर ना, मीडियम का टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर समझ रहे हैं? सराउंडिंग भाई, वातावरण में जो टेम्परेचर है अभी इस समय, वो एक टेम्परेचर है ना। और दूसरा टी हमारा होता है बॉडी का, है ना, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मीडियम से ज्यादा या हम खुद कम है, उसके हिसाब से यहां पर मॉड लगाया, इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस बोला जाता है, इसलिए। ठीक है, कई लोग गलत लिखते हैं। अब यहां पर दो बातें हो सकती हैं कि भाई हो सकता है आपकी बॉडी आपके मीडियम से ज्यादा टेम्परेचर पर हो। नहीं आया। बॉडी कौन है? टी, ज्यादा टेम्परेचर पे है। तो अब क्या होगा, अगर ये ज्यादा पर है तो ये मॉड लगाए, ये तो पॉजिटिव निकालेगा, ठीक है? तो यहां से फिर आ जाएगा कि dt बाई dt इज इक्वल टू k टाइम्स t माइनस टी एम लिखे। अच्छा, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए हमारी बॉडी जो है टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर है, बाहर का टेम्परेचर 25 और हमने फ्रिज में लगा रखा है, कुछ भी फ्रिज में बैठे हैं, बोलो, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा बाहर के टेम्परेचर से। एसी का कॉन्सेप्ट यही तो होता है, बाहर के टेम्परेचर किसी कमरे का टेम्परेचर को और कम कर देना। एसी यही काम करती है ना, और टेम्परेचर कम करती है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, dt बाई dt इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स t माइनस टी एम लिखेंगे आप, या फिर आप ऐसे लिख लें कि टीएम माइनस टी। देन यहां से आप कैलकुलेशंस करते हैं, मतलब ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे किया जाता है अब तो तुम्हें आता ही है, हमें करके दिखाऊं? तो बस और कुछ है इसमें समझने के लिए? बताओ। खत्म, टाटा बाय बाय, चैप्टर खत्म। ठीक है, वेरी गुड, चलो, थैंक यू सो मच।